नमस्कार साथियों, आप सभी का एसवीएम मनकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश। याद रखना, मौर्य वंश है जो लगभग सभी जो कंपटीशन भर्ती है उसमें ये आता है। और हम देखें 12th क्लास में बेसिक रूप से मौर्य वंश के बारे में दिया हुआ। तो आप यदि जो छोटी कक्षा में 6 to 12 है उनमें जो कई क्लासों में जो मौर्य वंश का टॉपिक चलता है, लेकिन 12वीं क्लास में जो ये है 12वीं क्लास आर्ट्स से इतिहास में, तो हम देखें इसके बारे में। सबसे पहले एकदम विस्तार से जानेंगे कि मौर्य वंश की पृष्ठभूमि क्या है। उसके बाद लगातार हम अलग अलग जो क्लासें हैं उनमें मौर्य वंश के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो यहाँ देखना, आप मौर्य वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो मौर्य वंश की स्थापना की पृष्ठभूमि हम देखेंगे किस प्रकार की है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? मौर्य वंश। मौर्य वंश लगभग हम देखें मौर्य वंश का जो काल है वो 322 बीसी से 184 बीसी तक ये मौर्य वंश का कालक्रम है। ये इतना थोड़ा याद रखें। अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो थोड़ा बेसिक डिटेल ले लेते हैं हम। मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी, इन 322 ऐसा करो, विष्णुगुप्त चाणक्य। कौन? विष्णुगुप्त चाणक्य, जो कूटनीति में दक्ष होने के कारण इनको कौटिल्य भी बोलते हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से जो मगध क्षेत्र में, मगध के राजवंश नंद वंश, कौन सा था? नंद वंश। मगध के राजवंश कौन सा था? यह नंद वंश के अंतिम शासक किसका? इसका, नंद वंश का। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमने जो बेसिक डिटेल जानी है कि मौर्य वंश की स्थापना किस तरह हुई, लेकिन अब इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, कैसी परिस्थितियां रही कि मौर्य वंश की स्थापना हुई, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखें, मैंने थोड़ा जो काल्पनिक रूप से एक ऐसा छायाचित्र तैयार किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के माध्यम से 2-3 ऐसे फोटो लिए हैं। इसमें देखें, आगे नेक्स्ट ये भी लिया, एक ये लिया है, देखें ये। तो इसमें आपको थोड़ी आपके जो समझ विकसित होगी, यानी थोड़ा मस्तिष्क में बिंब बनने के लिए आपकी जो मददगार साबित होंगी ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक राजा बैठे हैं, और ये जो मैंने काल्पनिक रूप में जो लिया है, तो ये है घनानंद। कौन है? घनानंद। ठीक है। और ये नंद वंश के शासक हैं, नंद वंश के शासक हैं। और ये हैं जो इनका मंत्री है, जिनका नाम है राक्षस।
क्या नाम है? राक्षस। एक विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नाम की एक रचना की थी, आपको बताओ तो। और यह है जो यह सक्टार कौन है? ये भी मंत्री है सक्टार, ये भी क्या है? मंत्री है। अब देखें आप होता क्यों है भी, हमें एक इसमें दो कहानियां मौर्य वंश से संबंधित, जो स्थापना से संबंधित जो पृष्ठभूमि बनाने में दो कहानियां मददगार साबित होती है, जिसमें एक पहली ये आती है और दूसरी आपको पता है जो बेसिक रूप से आई हुई है कि सिकंदर का जिस पर आक्रमण हुआ और उसके बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी कि विष्णुगुप्त चाणक्य को जो चंद्रगुप्त जैसा एक वीर योद्धा तैयार करके और मौर्य वंश की स्थापना करनी पड़ी। ऐसा कुछ हम पढ़ेंगे जो आगे पढ़ेंगे। इसमें आज ही के दिन में जो अभी जो पहला पॉइंट है ना, वो हमारा ये रहेगा कि घनानंद और सक्टार है, इसको जो माध्यम लेके और हमें समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार जो पृष्ठभूमि बनी। तो देखिए आप, अब वहां यूं कि घनानंद के दरबार में दो मंत्री रहते थे, एक का नाम था राक्षस, एक का नाम था सक्टार। ठीक है। अब होता यूं है कि राक्षस क्या करता है, ये घनानंद को क्या करता है, घनानंद को जो इस सक्टार के प्रति भड़का देता है। तो देखें आप, जैसे ऐसे ही हमने बनाया है कि इसने कोई बात घनानंद को बताई, घनानंद इसकी तरफ देखने लगे, उतनी देर में सक्टार गुस्सा हो गया। हाँ, लेकिन वह यूं, घनानंद ने क्या किया, घनानंद ने इस सक्टार को गिरफ्तार कर लिया। वह राक्षस ने किसी कारणवश सक्टार को क्या किया, जो घनानंद को सक्टार के प्रति क्या दिया, भड़का दिया, और इससे सक्टार गुस्सा हो गया। लेकिन सक्टार के गुस्सा होने से क्या होगा, घनानंद को इतना भड़काया है, घनानंद जो मगध वंश के शासक थे, नंद वंश के अंतिम शासक थे, तो घनानंद को इस मंत्री ने इतना भड़का दिया सक्टार के प्रति कि अब सक्टार है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सक्टार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद सच्चाई उगलाने के लिए उसको बहुत सारी अनेक यातनाएं दी गई। अब सच्चाई हो ही नहीं, तो फिर सच्चाई कहां से उगले बताओ। तो घनानंद ने बोल दिया कि ये सक्टार है, ये सच्चाई नहीं उगल रहा है, सच्चाई नहीं बता रहा है, तो आप एक काम करो, इसके सामने सच्चाई उगलाने के लिए आप इसके परिवार को मौत के घाट उतार दो। अब धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को इनके सामने मौत के घाट उतारा गया। लेकिन सक्टार है, वो क्या करे बेचारा, यदि कोई सच्चाई हो तो उनके सामने बताए कि यह सच्चाई है। सक्टार बोल रहा है कि मैं दोषी हूं, मुझे भड़काया गया है, आपको भड़काया गया मेरे प्रति। लेकिन अब ऐसा होता है कि सक्टार है, इसके प्रति अलग अलग जांच भी करवाई जाती है, लेकिन कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में घनानंद क्या करते हैं, सक्टार के परिवार की तो हत्या करवा देते हैं, लेकिन सक्टार को फिर छोड़ देते हैं। अभी सक्टार है, ये इधर उधर जंगलों के अंदर घूमता 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 जाता है। तो देखें आगे कहां जाता है, देखें ये दिखाई दे रहा, ये देखें सक्टार, ये पीछे आ रहा। और ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति है चाणक्य, कौटिल्य। कौन है? चाणक्य अर्थात कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहेंगे। और यह कौन है जो ये पीछे चल रहा है, ये कौन है? यह सक्टार। तो अब होता यूं है, सक्टार क्या करता है, ये जो हर क्षेत्र के अंदर इधर उधर घूमता घूमता जंगलों में जाता है, तो देखता है कि एक ऋषि है जो चलते हुए झाड़ियों को तोड़ रहा है, बुरी तरह झाड़ियों को तोड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये झाड़ियों को तोड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में सक्टार को थोड़ा ऐसे अलग आभास हुआ कि क्यों झाड़ियों को क्यों तोड़ रहा है, क्या है, बात क्या है, ऋषि को पूछा जाए। सक्टार जैसे ही यहाँ आते हैं और चाणक्य को रोकते हैं, कि विष्णु चाणक्य को पुकारते हैं कि हे ऋषि मुनि, आप ये जो इस प्रकार झाड़ियों को क्यों तोड़ रहे हैं, क्या कारण है कि आप झाड़ियों को तोड़ रहे हैं? तो चाणक्य ने बताया, किसने? विष्णुगुप्त चाणक्य था तो कौटिल्य, इन्होंने बताया कि मैं झाड़ियों को इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि इस झाड़ियों की वजह से मेरे पिता की मौत हुई थी। याद रखना, झाड़ियों की वजह से चाणक्य ने कहा था कि मेरे पिता की मौत हुई थी। ये सब वरुचि द्वारा लिखित है, वरुचि के द्वारा जो लिखा गया उसी के माध्यम से हम ये बता रहे हैं आपको। तो अब हुआ यूं, ऐसी स्थिति में जो सक्टार ने सोचा कि एक पिता की हत्या का बदला लेने के लिए झाड़ियों का नाश कर रहा है, नष्ट कर रहा है उसको, तो हो सकता है मेरे ये काम आ जाए, मुझे तो ऐसे व्यक्ति की तलाश है। अब याद रखना, सक्टार के साथ में धोखा हुआ है, सक्टार के साथ अन्याय हुआ है, सक्टार के पिता की हत्या की है, सक्टार के परिवार की हत्या की है। तो सक्टार के दिमाग में यही चीज है कि घनानंद ने जो मेरे परिवार की हत्या की थी, उस हत्या का बदला लूंगा। किसका? सक्टार का। तो सक्टार माध्यम किसको चुनता है? विष्णुगुप्त चाणक्य को। बोलता राजन आप तो बहुत अच्छे हो,
अब यहाँ राजन नहीं है, ये ऋषि है, आचार्य है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य है। देखिए आप इसके इनके पास में देखिए जो बेग वगैरह ये पोथी वगैरह है। तो विष्णु चाणक्य जो है इनको बोला जाता है कि आप ऋषि हो। और अब सरकार यहाँ से एक योजना बनाता है। सरकार ऐसा सोचता है कि मैं क्या करूँगा, इस ऋषि को यहाँ से ले जाऊंगा घनानंद के दरबार में। कल के दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जा रहा है। मैं इस बंदे को ले जाऊंगा, भोजन करवाऊंगा, और भोजन करवाने के बाद में क्या करूंगा, इनको एक बड़े उच्च सिंहासन पर बिठा दूंगा। फिर ये तो ऋषि मुनि है, आचार्य शिक्षक है, ये कुछ न कुछ प्रवचन देंगे। घनानंद को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि घनानंद है थोड़ा मद्य निषेध करना, यानी शराब सुरापान ऐसा कुछ, यानी विलासी प्रवृत्ति का शासक है। अब जैसे ही वो ऐसे देखेगा तो घनानंद क्या करेगा, इनसे क्रोधित होगा। और यदि इनसे क्रोधित होगा तो होगा क्या, अब ये क्रोध का बदला लेने के लिए घनानंद पर टूट पड़ेंगे, यही होगा। तो होता यूं है, शक्तार क्या करता है, इनको अपने साथ लेता है और बोलता है कि राजन, सॉरी ऋषि मुनि को, आचार्य जी को बोलता है, आचार्य हे आचार्य, आपको हमारे जो इस मगध क्षेत्र के अंदर राजा द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करवाया जा रहा है, वहां चलना होगा, भोजन करना होगा। ऐसी स्थिति में अब देखें यहां से ये यहां लेके आते हैं। अब देखिए ये घनानंद बैठे हैं और यहाँ पर अब भोजन करवाने के लिए जो ऋषि मुनियों को बिठाया जा रहा है, तो यहाँ पर किनको बिठा दिया जाता है, विष्णुगुप्त चाणक्य को भोजन करवाया जाता है। और नेक्स्ट उसके बाद में देखें आगे, अब यहाँ देखिए, और फिर उच्च सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। ये शक्तार है, और ये कौन है, चाणक्य। और चाणक्य को उच्च सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। तो ये देखे, ये कौन है, घनानंद। अब घनानंद क्रोधित हुए, किस पर, जो घनानंद इन पर क्रोधित हुआ है, किन पर, जो विष्णुगुप्त चाणक्य को। अब विष्णुगुप्त चाणक्य पर घनानंद इसलिए क्रोधित हुए कि आप इस उच्च सिंहासन पर बैठे क्यों, आपको किसने बिठाया। लेकिन विष्णुगुप्त चाणक्य ने कहा कि उच्च सिंहासन के योग्य हूं, इसी कारण बैठा हूं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब विष्णुगुप्त चाणक्य है ये और घनानंद के मध्य बहस होती है, और घनानंद के मध्य बहस होती है, तो ये क्या करते हैं, अब इस विष्णुगुप्त चाणक्य को यहां से सिंहासन से धक्का दे देते हैं, जिस समय जो विष्णुगुप्त चाणक्य की शिखा खुल जाती है। तो विष्णुगुप्त चाणक्य पढ़ लेते हैं कि हे घनानंद, मैं इस शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि तेरा विनाश नहीं कर दूं। और ऐसी स्थिति में ये यहां से निकलते हैं, और हम देखें आगे जाते हैं और जंगलों के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य को लेते हैं और अपना शिष्य बनाते हैं। फिर उसको तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद में क्या करते हैं, इसी घनानंद को पराजित करके और इस क्षेत्र में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ये बिंदु था पहला, जिसके बारे में हम लिखेंगे। और देखें इसके बाद में नेक्स्ट एक टॉपिक जो ये है दूसरा, जो विष्णुगुप्त चाणक्य है, यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण है, उसके बारे में क्या करते हैं, क्या योगदान देते हैं, देखिए। थोड़ा पहले इस फोटो को समझ लेना आप। अब देखें यह है सिकंदर। सिकंदर के पास में घोड़ों की सेना थी, और यह है भारतीय सेना, और भारतीयों के पास में हाथियों की सेना थी। अब देखते हैं हम पहले इसके बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि जानते हैं। ये क्या चीज है, वो एक कहानी थी, ये भी एक कहानी है। कहानी के माध्यम से थोड़ा समझेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, आपको समझने में अच्छा भी लगेगा, और आप बोर भी नहीं होंगे, रुचिपूर्ण थोड़ा विषय बना रहेगा। तो हम देखते हैं इसमें थोड़ा समझने के लिए मैप बनाते हैं, पहले मैप का सवाल लेते हैं। देखें आप, ये और देखें आप, इसमें यह क्षेत्र है मगध। कौन सा क्षेत्र है, यह क्षेत्र है मगध है। और मगध का शासक कौन था, घनानंद। आप यदि आपको ऐसा छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था, तो घनानंद। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं घनानंद। घनानंद जो नंद वंश का शासक था, यह नंद वंश हो गया। और यह कहाँ का शासक था, यहाँ मगध का शासक था। ठीक है, और नेक्स्ट देखें आप, ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, यहां पर देखें तक्षशिला था। क्या था, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय।
ये हो गया। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय यहां पर है, तो यानी यहाँ तक्षशिला क्षेत्र है। और अब होता यूं है, तो देखें अब ये जो है ना, ये इधर से आ रहा है और इस क्षेत्र की ओर आ रहा है। सिकंदर मकदूनिया के शासक राजा फिलिप का पुत्र था और इन्होंने दुनिया जीतने का सपना देखा रखा था, और दुनिया जीतने का सपना देखा वो, और ये वहां से रवाना हुए। कहां से? मकदूनिया से। और ये इस क्षेत्र से इधर भारत की ओर आते हैं, और भारत की ओर आते हैं तो आपको पता है यहाँ एक हिंदू कुश पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत है। अब हिंदू कुश पर्वत से परे यदि सेना बड़े जोरों शोरों से सज के और इधर भारत की ओर आ रही है, तो इसकी सूचना कहां पहुंचती है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर आचार्य थे, इसी विश्वविद्यालय के अंदर जो आचार्य थे, कौन थे? विष्णुगुप्त चाणक्य। विष्णुगुप्त चाणक्य। एकदम सूक्ष्म बिंदुओं को लेते हुए हम एकदम बड़े अच्छे आसान तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान देते हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के विष्णुगुप्त चाणक्य आचार्य थे, और विष्णुगुप्त चाणक्य को पता चला कि एक बहुत बड़ी सेना सिकंदर की भारत की ओर आ रही है और भारत पर आक्रमण करेगी। सिकंदर का एक नियम था, जिस क्षेत्र में भी आक्रमण करता उस क्षेत्र को क्या करता, बाद में लूटता, लूटने के बाद में वहां के लोगों को मार काट करके बाद में जला भी देता, इन क्षेत्र को जला देता, बाकी रहा का जितना भी क्षेत्र जला देता। ऐसी आक्रामक नीति हम देखें। अब यानी कितना भी दयनीय नहीं था, एकदम निर्दयी शासन। होता यूं है, ये भारत की ओर आ रहा है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के चाणक्य विष्णुगुप्त चाणक्य जो आचार्य, इनको सूचना मिलती है। ये क्या करती है? एक आपातकालीन बैठक आयोजित करते हैं। कौन? विष्णुगुप्त चाणक्य। विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा आपातकालीन शिक्षकों की एक बैठक आयोजित होती है, और उस बैठक के अंदर हम देखें, विष्णुगुप्त चाणक्य अपने शिक्षकों को बोलते हैं कि भारत एक अब संकटकालीन स्थिति में, भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण होने जा रहा है, हमें कैसे करके इस भारत को बचाना होगा। तो उसमें निर्णय यह लिया जाता है कि इस क्षेत्र में मगध के शासक घनानंद से हम हेल्प लेंगे। याद रखना, मगध के शासक घनानंद की विदेश नीति बहुत ही तगड़ी थी। मगध का शासक घनानंद आसपास के हर क्षेत्र में ऐसी कुछ सूचना फैलाए हुए जो था, हालांकि इसके पास सेना थी या नहीं थी, हम देखते हैं विदेशी इतिहासकारों ने जो मगध के शासक बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की वो सेना बनेगी, तो उसमें हम देखें कहीं ने 6 लाख की बोला है, कहीं 60 लाख की सेना बोला है। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे सेना हो या न हो, लेकिन मगध के शासक घनानंद की विदेश नीति तगड़ी थी। आसपास के प्रत्येक क्षेत्र को ऐसा पता था कि घनानंद के पास बहुत बड़ी सेना है, और ऐसा विष्णुगुप्त चाणक्य को पता चला। विष्णुगुप्त चाणक्य मगध के शासक घनानंद के पास में आते हैं। घनानंद के पास में आने के बाद में अब घनानंद को ऐसे जो अपना सुझाव देते हैं कि किस प्रकार जो सिकंदर भारत की ओर आक्रमण कर रहा है, और किस प्रकार हमें इस पूरे संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत बना करके और फिर उस आक्रमण से बचना है। ऐसी स्थितियां जब घनानंद को यह विष्णुगुप्त चाणक्य समझा रहे होते हैं, उसी दौरान घनानंद क्या करता है, विष्णुगुप्त चाणक्य को उस जो मंच था उससे धक्का दे देते हैं और बोलता है कि आपका काम ब्राह्मण का है, ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना और लोगों को हम देखें शिक्षा देना और साथ साथ में जो दान देना और दान लेना, ऐसा कुछ काम है। आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमें बता रहे हैं, हम एक शासक हैं और हमें आप ऐसा बता रहे हैं कि किस प्रकार शासन संचालन करना है। और ऐसी स्थिति में घनानंद ने जैसे ही विष्णुगुप्त चाणक्य को धक्का दिया तो विष्णुगुप्त चाणक्य की शिका पड़ी। विष्णुगुप्त चाणक्य ने प्रण लिया कि मैं क्या करूंगा, जब तक कि तेरा विनाश न कर दूं इस शिखा को नहीं बंद। याद रखना, मैंने अभी आपको पहले बताया। इसमें देखें, आप कहेंगे कि बात आपकी दो हो रही है, अब ऐसे कैसे कहे सर? इसमें भी आपने अभी कहा था कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने प्रण लिया। मैंने आपको बताया कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए, जिसमें अलग अलग कहानियां जोड़ी, लेकिन कहानियों में अब देख यहां पर शक्तार और राक्षस की बात हुई है, लेकिन यहां पर देखिए सिकंदर को माध्यम बनाकर फिर इस प्रकार की जो कहानी घड़ी गई है। जो कुछ भी हो, यह सत्य है कि विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये एकदम बिल्कुल राइट है। कहानियां जो हमारे एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन हमारा बेसिक एकदम अच्छे तरीके से तैयार करती है।
तो देखें अब इसमें जो अब होता यूं है कि विष्णुगुप्त चाणक्य यहां से क्या करते हैं, अब नाराज हो गए विष्णुगुप्त चाणक्य, क्रोधित हो गए, यहां से क्या करते हैं, अब वो तक्षशिला की ओर जाते हैं और बीच रास्ते में क्या करते हैं, अब चंद्रगुप्त मौर्य को ले लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था भाई, इसके बारे में थोड़ा अब बेसिक डिटेल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था पहले ये देखना आप। चंद्रगुप्त मौर्य यहां से एक जंगलों के अंदर जो एक मोर पालन व्यवसाय करने वाली एक जाति थी, और वहां अब बताया जा रहा है कुछ इतिहासकारों के अनुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था, इनके पिता नहीं थे और मां मूरा, और ये चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वहां खेल रहा था, एक राजकिलम का खेल खेल रहा था। और विष्णुगुप्त चाणक्य को जैसे ही बच्चे में एक अद्भुत प्रतिभा दिखी, विष्णुगुप्त चाणक्य ने उस बच्चे को बुलाया और बोला तेरे पापा कौन है, माँ कौन है, उनका जो विवरण लिया, और उसके बाद में इनकी माँ के पास गए, और माँ के पास जाने के बाद में विष्णुगुप्त चाणक्य ने इस चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया, और खरीदने के बाद में यहाँ से गए और तक्षशिला विश्वविद्यालय गए, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर जाके इस बच्चे को जो प्रवेश दिया है, दाखिला दिया, वह इस बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, सैनिक शिक्षा दी है, और साथ साथ में याद रखना इस सिकंदर की सेना में भी उसको भेजा है, चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा सेना में, सिकंदर की सेना में। ज्यादा वो क्या है, एक सिद्धांतवादी और एक व्यवहारवादी हो, दोनों आपस में नहीं मिलेंगे और ज्यादा समय तक टिक नहीं रहेंगे। तो अब ऐसा हुआ कि सिकंदर की सेना में कुछ ही दिनों काम किया और वापस यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य चला गया और वापस विष्णुगुप्त चाणक्य के पास चला गया। अब विष्णुगुप्त चाणक्य यहाँ क्या करते हैं, इसको बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं तक्षशिला के अंदर, और फिर यहाँ से क्या करते हैं, मगध की ओर जाते हैं और मगध में अटैक करते हैं। अब याद रखना एक चीज, जैसे सिकंदर का जो आक्रमण है वापस गया, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, उससे पहले थोड़ा यहाँ ये कंप्लीट कर लेते हैं किस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना हुई, उसके बाद सिकंदर को भी वापस भेज देंगे। तो देखिए इसमें अब याद रखना है चीज कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर इस बच्चे को बड़ी अच्छी शिक्षा दी जाती है, सैनिक शिक्षा दी जाती है, ऐसी विषम परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि बच्चा एक विषम परिस्थिति में कैसे निकल सके। अब यहां देखें, विष्णुगुप्त चाणक्य है, इन्होंने बच्चे को तैयार कर लिया, फिर बच्चे के सामने टास्क रखा कि आपको किस प्रकार और क्या करना है, आपको सैनिक शिक्षा दी गई है, आपको क्या करना है। यानी कहने का मतलब है इनके सामने यह रखा कि मगध के शासक, निर्दयी शासक गणानंद को वहां से हटा करके मौर्य वंश की स्थापना करनी है, जो भी अपने साम्राज्य की स्थापना करनी है, जो एक साम्राज्य पूरे भारत में एक अखंड भारत हो कहलाए, वैसा हुआ। अब एक हम देखते हैं बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है वसंत प्रकाशी, उसमें क्या लिखा हुआ कि जैसे ही विष्णुगुप्त चाणक्य की यह जो सूचना चंद्रगुप्त मौर्य प्राप्त करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य उतावला हो जाता है, बालक है, छोटा बालक है, उतावला हो जाता है, और उतावला होने के बाद में क्या करता है, तुरंत वहां से अटैक करता है किन पर, मगध के शासक गणानंद पर, लेकिन हार जाता है। अब यहां पर इस बालक की जो तुलना है एक ऐसे बालक से की गई है जो एक उफान आई हुई रोटी है, गर्म रोटी है, उसको बीच में से पकड़ के और उसको काटने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है। अब ऐसे उस बौद्ध धर्म के वसंत प्रकाशिनी ग्रंथ में ऐसा लिखा है। अब देखें आप, अब हुआ यूं, जो भी कुछ हुआ हो, यहां से ये सेना लेके क्या करते हैं, मगध जाते हैं, विष्णुगुप्त चाणक्य भी साथ में थे। अब मगध जाते हैं, और मगध जाते हैं तो यहां पर देखें कौन था, मैंने आपको पहले बताया एक राक्षस नाम का मंत्री था, वो तो रहेगा, सरकार रहे या नहीं रहे, हाँ? देखें ये बहुत ही बुद्धिमान था और इसको पता था कि कुछ न कुछ होगा, यानी ये बड़ा दूरदर्शी था और हर क्षेत्र की आसपास के लोकेशन की हर एक निगरानी रखता था, यानी इसके पास कोई ना कोई पक्का सबूत रहता था, इधर उधर से कोई ना कोई जानकारी जुटाता रहता। ये राक्षस बड़ा निपुण था अपने कार्य में, और ये राक्षस क्या करता है, यहां पर देखें, अब जैसे ही ये आक्रमण करते हैं, कौन, ये जो यहां से तक्षशिला की जो सेना आती है ना ये, और मुझ पर अटैक करती है, तो ये राक्षस अपनी सूझबूझ से गणानंद को बचा लेता है, और गणानंद को बचा लेता है, इन लोगों को कैद कर लेता है, इन लोगों को कैद करता है। लेकिन यहां पर एक बताया जा रहा है कि गणानंद की पुत्री थी दुर्धरा, उसने इस विष्णुगुप्त चाणक्य और साथ साथ में विष्णुगुप्त चाणक्य के जो शिष्य है ये चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों को और इनकी सेनाओं को धीरे से गुप्त सुरंग के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा, गणानंद की पुत्री दुर्धरा द्वारा, दुर्धरा इनको बाहर निकाल देती है। ये वापस जाते हैं, विष्णुगुप्त चाणक्य जो एक मूर्छा जाते हैं और फिर उन्हें होश आता है, तो बोलते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य बताता है कि गुरुजी मार गए थे, तो विष्णुगुप्त चाणक्य ने उसमें बोला कि कुछ ऐसी स्थिति है कि इसमें कुछ न कुछ एक बड़े मंत्री का हाथ है या कोई एक ऐसे व्यक्ति का हाथ है, गणानंद इतना मूर्ख है, गणानंद इसकी प्रकार की योजना नहीं बना सकता, क्या रीजन है उसको पता किया जाएगा। और जब पता किया तो उस राक्षस मंत्री की बात सामने आई कि राक्षस नाम का मंत्री है, बहुत ही निपुण है,
विष्णुगुप्त चाणक्य ने पता किया कि अब राक्षस को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, और इस प्रकार याद रखना, राक्षस को विष्णुगुप्त चाणक्य ने गुप्त रूप से एक जंगल में बुलाया। वहां एक छकड़ी थी, सोने से भरी हुई थी, बताया जा रहा है ऐसा। अब उस छकड़ी को किसको दिया? राक्षस मंत्री को दिया, और बोला आपको किसी का सहयोग करना है तो वो हमारा करना, घनानंद का आप सहयोग नहीं करेंगे। यहां पर एक विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक लिखी थी, उसमें वो मुद्रा, वो छकड़ी के अंदर भरी हुई मुद्रा, और राक्षस वो मुद्रा, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो देखें उस मुद्रा राक्षस के अंदर हम देखें ये जो घनानंद का जो अंतिम चरण, नंदवंश का पतन और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना, इस सब घटना का समस्त जो उल्लेख है मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो यहां पर होता यूं है कि अब राक्षस को अपनी तरफ मिला लिया, और फिर ये पुणे या हिमालय के राजा प्रवर्तक से क्या करते हैं? संधि करते हैं, हिमालय के राजा प्रवर्तक को साथ में लेते हैं, और फिर ये यहां से क्या करता है? सेना मगध जाती है, मगध को घेर लेती है, और नंद वंश के शासक घनानंद को क्या कर देते हैं? यहां से हटा देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। यह घटना है 322 बीसी की। 322 बीसी में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध क्षेत्र में हुई है। फिर अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? ये जीता भी है ना, यह भारत, इस भारत को अपने अधीन कर लेता है। यानी कहने का मतलब है अखंड भारत, या जो रणबेलगोला की पहाड़ियां, या अंतिम बिंदु, या गुजरात गिरनार, और इधर हम देखें बंगाल बोगरा वगैरह, माजस्थान वगैरह क्षेत्र है, इधर ये क्षेत्र भी जीत लेता है। ये हम आगे देखेंगे कल इस प्रकार बढ़ा है। लेकिन थोड़ा सिकंदर को भी वापस भेजना है, तो उसके बारे में थोड़ा देखो। तो याद रखना किस प्रकार विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है। ये आपको एक बेसिक तौर पर पृष्ठभूमि के रूप में तैयार हो चुका है। यानी कहने का मतलब है अब हमारे सामने है चंद्रगुप्त मौर्य, वो किस प्रकार के योद्धा थे, क्या क्या कार्य किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सिकंदर को वापस भेजेंगे। अब देखिए आप सिकंदर का क्या हुआ, थोड़ा इससे पहले एक ये पेज है, इसमें पुनः एक मैप बनाते हैं और फिर अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, ये है अब जो भी है ये मैप है, और हमारे तो जो ये ऊपरी भाग है, यहां से जो सिकंदर आ रहा है, कौन आ रहा है? सिकंदर। सिकंदर ने सेना को दो भागों में बांटा, सिंधु नदी के पास में, यहाँ पर देखिए सिकंदर पास वापस में जो सेनाओं को एकजुट करता है। तो इसमें यहाँ तक्षशिला है, क्या है? तक्षशिला। और तक्षशिला का उस समय एक शासक था जिसका नाम था अम्बी। क्या नाम था? अम्बी। एक यहाँ पास में और शासक था शशिगुप्त। शशिगुप्त। अब आप ऐसा मत समझना कि ये कोई गुप्त वंश का शासक है या गुप्त वंश की स्थापना ही नहीं हुई। अब अम्बी और शशिगुप्त ऐसे शासक थे जो देशद्रोही शासक थे, इन्होंने सिकंदर का साथ दिया। यदि कोई छोटा सा प्रश्न दे दिया जाए कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के ऐसे कौन से दो शासक थे जिन्होंने सिकंदर का साथ दिया, तो वो शशिगुप्त और अम्बी थे। होता यूं है, बताया जाता है कि सिकंदर ने जिसमें अम्बी के पास में, यहाँ पर तक्षशिला के पास में अपना पड़ाव डाला, तो अम्बी खुद चला कर क्या करता है? सिकंदर के स्वागत में चला जाता है। तक्षशिला में सिकंदर का स्वागत करता है अम्बी, और सिकंदर का स्वागत करने में ये क्या करता है, अब बताता है ऐसा कि ये जो मान लीजिए एक थाल भर के लेके आता है सोने का, और जिसमें बहुत सारे अलग अलग आभूषण वगैरह हो, और ये सिकंदर को देने के लिए वहां जाता है। लेकिन सिकंदर इसको स्वीकार नहीं करता। वो सिकंदर बोलता है ठीक है। सिकंदर ने दिमाग लगा लिया कि यदि एक छोटे से शासक के पास में इतना बड़ा सोना, इस प्रकार का मान लीजिए इतने आभूषण वगैरह, इतना धनी है, तो इसका मतलब भारत तो कितना ही सोने से भरा है। बात मटे करेंगे। अब होता है यूं है, सिकंदर यहां से क्या करता है, आसपास के यहाँ की कई जातियों को पराजित करते करते आगे बढ़ता है। उसमें अम्बी इसको बोलता है कि मेरे साथ में ये पुरुष का संघर्ष चलता है, या पौरव राज्य है, या पौरव राज्य है पंजाब, आज वर्तमान में पंजाब राज्य, इसको पौरव राज्य बोला। ये झेलम नदी के आसपास एक पौरव राज्य है ना, ये मेरे से संघर्ष करता है, यदि आप मेरी मदद करें तो ये करें। अब अम्बी ने किसको बोला? सिकंदर को। सिकंदर ने बोला कि हम तो संघर्ष करने वाले ही है, हम तो युद्ध करने वाले ही है, हम पक्का युद्ध करेंगे पुरुष से। अब पौरव राज्य का शासक कौन था? पोरस था।
अब पोरस के यहाँ एक दूत को भेजा जाता है सिकंदर द्वारा। सिकंदर दूत को भेजता है कि पोरस को बोल दो कि सिकंदर आए हैं और आपको सिकंदर की अधीनता स्वीकार करनी होगी। लेकिन पोरस के जैसे ही पास में दूत गया तो अब पौरव राज्य के पोरस ने उस दूत को बोला कि भाई कहाँ से आए हो? बोला सिकंदर का एक दूत हूँ और आपको सिकंदर की अधीनता स्वीकार करनी है। बोला ऐसे कैसे कर लो, वो तो मेरे से कमजोर शासक हो सकता है। दूत ने बताया कि वो आपसे कमजोर नहीं है और आप पक्का उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो पोरस ने बोला मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। आप अपने राजन को बोल दीजिए कि झेलम नदी के आसपास यहां पर आ जाइए और झेलम नदी के पास मैं आपका इंतजार करूंगा। देखिए स्वाभिमानी राजा, हिंदुस्तानी राजा है। अब पोरस क्या करता है, यहाँ पर झेलम नदी के पास में इधर सिकंदर आता है और सिकंदर और पोरस के बीच में भयंकर वाला युद्ध होता है। इसको यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस युद्ध भी बोलते हैं या झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध के अंदर आप देखें सिकंदर है वो हारने ही वाला था कि सिकंदर ने घोड़े से उतरकर जो अल्लाह से अपनी दुआ मांगने लगा, बोला अल्लाह कैसे करके एक बार बचा दे और एक बार ये युद्ध जिता दे। ऐसी स्थिति में पता नहीं क्या हुआ, नदी में उफान आ गया और वहां बरसात का मौसम था। और देखें इधर देखें आप, ये जो समझने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा हमने इधर लिया था ना, ये देखें मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये राजा पोरस है और ये सिकंदर है। अब सिकंदर के पास में घोड़ों की सेना है और पोरस के पास में किसकी सेना है? हाथियों की सेना। तो देखें अब हाथियों की सेना यदि पोरस के पास में होगी और वहां पानी ज्यादा होगा, कीचड़ हो जाएगा, तो ये हाथी क्या करेंगे? पैर फिसलने लगेंगे और पैर फिसलने लगेंगे तो हाथी क्या करेंगे? अपनी जो सेना उस पर भी टूट पड़ेंगे, यानी वह बेकाबू हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में सिकंदर भारी पड़ा। सिकंदर के घोड़े हैं कीचड़ में इधर से उधर भागने लगे और इस स्थिति में सिकंदर क्या करा? भीग गए। अब पोरस है वो घायल अवस्था के अंदर पड़ा था। सिकंदर उसके पास में गया, राजा पोरस को बोला बोल भाई पोरस क्या करना है? तो पोरस ने बोला मैं क्या बताऊं, आपने पीछे जितने भी राजाओं से जो शासकों से युद्ध किया उनके साथ में क्या किया? सिकंदर ने बताया कि उनके साथ उनको तो मार दिया मैंने। बोला तो जिस प्रकार आपने पीछे शासकों से युद्ध किया हो, उनके साथ जैसा व्यवहार किया हो वैसा मेरे साथ करो। यानी कहने का मतलब है एक स्वाभिमान भरा एक उत्तर दिया है कि जिस प्रकार आपने पीछे शासकों के साथ में जो किया है वैसा जो मेरे साथ भी कीजिए। यानी कहने का मतलब भीख नहीं मांगी आपने जान की। किसने? राजा पोरस ने। सिकंदर प्रभावित हुआ। सिकंदर बोला एक घायल अवस्था के अंदर हो, एक मृत्यु के निकट है और अपनी जान बख्शने की बात नहीं कर रहा है और पीछे शासकों के साथ में मैंने कैसे व्यवहार किया ऐसा बोल रहा है। सिकंदर ने फिर भी छोड़ दिया। सिकंदर ने अब छोड़ने का रीजन है, सिकंदर ने ऐसा सोचा होगा कि मैं भारत के बीच में मध्य भारत के आसपास यहाँ पर जो जीतूंगा क्षेत्र, तो हो सके इस शासक को खत्म कर दूं, यहाँ की जनता उसके एक बड़ी सेना बनाए और पीछे से मेरे पर अटैक करें और इसमें मेरे को कोई घाटा हो जाए। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए सिकंदर ने क्या किया? पोरस को छोड़ दिया और ये यहां से झेलम के रास्ते थोड़ा सा आगे बढ़ा है। झेलम नदी के यहाँ, झेलम नदी के पास में यहाँ व्यास नदी तक गया। झेलम नदी के पास में व्यास नदी के आसपास रुका। अब यहां पर सिकंदर जैसे ही रुका है, अब शाम को टेंट वेंट लगाया गया। अब टेंट वेंट लगाया गया वहां पर। अब राजा का टेंट अलग होता था और सैनिकों का अलग टेंट हुआ करता था। अब वहां पर खिचड़ी बनाई जाने लगी और ऐसी स्थिति में पंजाब आसे पास जो गांव के लोग हैं उन्होंने सोचा है कि सेना ये बड़ी और बड़ा अच्छा मिष्ठान बना रही है, पकवान बना रही है और हमें क्या करना चाहिए? चलना चाहिए, दो बात करेंगे और फिर उनके साथ भोजन करके वापस आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता क्या करती है? कुछ लोग, गिने चुने लोग इस सेना के पास में जाते हैं और बातों ही बातों में इन लोगों से पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आए हो? तो सिकंदर की सेना के ये जो सैनिक है ये जवाब देते हैं कि हम मकदूनिया के जो राजा फिलिप का पुत्र है सिकंदर, जो शासक बना और इन्हीं ने एक ऐसा प्रण ले रखा है कि हम दुनिया जीतेंगे और फिर वहां से निकले हम और फिर भारत को जीतेंगे, फिर एशिया जीतेंगे, जो जीता ये एशिया क्षेत्र को जीतने के बाद में हम यूरोप की ओर जाएंगे। ऐसी ऐसी कुछ कहानियां बताई। तो उन लोगों ने बताया कि आपने अभी किसी से युद्ध किया है क्या? तो जैसे कि मान लीजिए आप जितने भी सैनिक हो सबके ऐसे मान लीजिए जो हम बोलते नहीं कि चांके हो रखे हैं हम, तो बोलो सबके ऐसे खून टपक रहा है, जगह जगह लगी है आपके? तो बोला हाँ अभी हमने यहाँ पूर्व राज्य के राजा पोरस से युद्ध किया था। बोला अच्छा, पूर्व राज्य के पोरस से युद्ध किया और फिर आप प्रत्येक पूर्व राज्य के राजा पोरस ने चिन्ह कर दी ताकि आप कहीं, भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत के अंदर बहुत जो हम देखें यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग है और आप हो सके घूमे नहीं।
तो लोगों ने बोला नहीं ऐसा, सैनिकों ने बोला ऐसा नहीं है, हमने उनसे संघर्ष किया, हम जीत गए। बोला अच्छी बात है, आप जीते हैं अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि उनके पास में सेना कम थी और आपके पास में सेना उनसे ज़्यादा थी। बोला हाँ, उनके पास में और उसके पास में जो सेना कम थी और हमारे पास में ज़्यादा थी। बोला आपके पास में कितनी सेना थी? तो बोला ये 5-6 हज़ार सेना थी, जिसमें से 1000-2000 काम आ गई और पीछे बाकी हमने। बोला ठीक है, आगे कहाँ जा रहे हो? तो इन जो सिकंदर के सेना जो सैनिकों ने बताया कि हम आगे या मगध क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। क्यों भाई? मगध के शासक घनानंद से युद्ध करना था। मैंने आपको पहले ही बताया घनानंद की विदेश नीति तगड़ी थी। घनानंद की विदेश नीति इस प्रकार थी कि घनानंद के पास में 6 लाख से भी ज्यादा सेना। अब यहाँ की जनता या आम लोगों ने इन सैनिकों को बताया कि ऐसा है, आप यहां से घनानंद के पास में जा रहे हैं और ये छोटी सी सेना लेके घनानंद के पास में बहुत बड़ी सेना है, 6 लाख की सेना है, और यदि आप वह चले भी गए गलती से तो आप वापस किसी हालत में नहीं आएंगे। इसे पता ही नहीं चलेगा कि सिकंदर नाम का व्यक्ति था, इधर गया था, ढूंढने पर नहीं मिलेगा। सैनिकों को थोड़ा डर लगा। सैनिकों ने बोला 6 लाख की सेना है यदि घनानंद के पास में, तो हम कैसे बचेंगे? तुरंत सिकंदर के पास में गए। सिकंदर बोला हम यहाँ ऐसे चाहते हैं कि हम झेलम के पास में या वास नदी तक आए हैं और इसी झेलम की नदी के रास्ते हम वापस चले जाएं और वापस परिवार वालों से बिछड़े हुए कई सालों, जो लगभग 19 महीने भारत में रहा, तो बोला लगभग समय काफी हो चुका है और एक बार हम परिवार से मिलने जाएंगे। सिकंदर बोला नहीं रे, हम घनानंद को जो मगध का शासक है उसको पराजित करके फिर जाएंगे। बोला नहीं, हम पहले जाएंगे। सैनिकों ने क्या बोला? हम पहले जाएंगे, पहले परिवारों से मिलेंगे, यदि जिंदा रहेंगे ना तो फिर युद्ध करने कभी और आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में सैनिक नहीं माने हैं तो सिकंदर यहां से क्या करता है, झेलम के रास्ते तटवर्ती क्षेत्र में जाता है, यहां से सेना को 2 भागों में बांटता है। याद रखना सिकंदर के साथ में निर्याक्ष, आनेसिक्रिट्स, एरिस्टोबुलस ऐसे सेनापति थे। निर्याक्ष तो इतिहासकार थे। अब ये यहां से क्या हुआ, यहां से ये सिकंदर इधर चला गया और इधर हम देखें दूसरी एक सेना गई है निर्याक्ष के नेतृत्व में, आगे जाती है और आगे सुसा नाम का नगर है और वहां जाते ही सिकंदर क्या करता है, इसको बहुत भयंकर बुखार आता है और सिकंदर खत्म हो जाता है। अब बोलेंगे आप फिर मगध पर आक्रमण करिए नहीं, मगध पर आक्रमण नहीं किया। मगध पर आक्रमण करने के लिए यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर तैयार हो रहा है एक आदमी, मैंने आपको पहले बता दिया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और विष्णुगुप्त चाणक्य उन्हें तैयार कर रहे हैं और वो आक्रमण करेगा यहाँ पर, और आक्रमण करके क्या करेगा, यह मौर्य वंश की स्थापना करेगा। तो देखिए हमने सिकंदर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया कि किस प्रकार सिकंदर भारत आया है और कैसी स्थिति में वापस चला गया है। 19 महीने भारत रहा, भारत इसी क्षेत्र में। यहाँ पर हम देखें इनके जो यहाँ कुछ जो लोगों को, यूनानी शासकों को यहाँ बसा के भी गया है और फिर यहाँ से चला गया। तो आपने आज क्या पढ़ा कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पृष्ठभूमि के बारे में हमने पढ़ा है आज। और अब कल हम मौर्य वंश के आगे जो यानी पहला शासक है मौर्य वंश का, उसके बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार अपना जो शासन काल में योगदान देगा, ये कब से कब तक शासक बना, उसके बाद में इनका पुत्र बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट उसके बाद में अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे, इसका मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे, सारी संपूर्ण जानकारी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, आपका स्नेह और विश्वास हमारे प्रति यूं ही बना रहे, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार रोचक तथ्य आपके सामने जरूर लाए जाएंगे और एक हम कहानी नुमा इस प्रकार की जो एक जो रूपरेखा बना के और फिर आपके सामने रखेंगे ताकि आप में भी एक समझ विकसित हो और आपको ये रटना नहीं पड़े, आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज थी, किस प्रकार शासक बने और इस मौर्य वंश में जो किस क्षेत्र को अपने अधीन किया है, कितना बड़ा किया है, किस प्रकार एक प्रथम अखंड भारत बनाने का ये सपना था जो विष्णुगुप्त चाणक्य का, और विष्णुगुप्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासक बना के और चंद्रगुप्त मौर्य से एक संपूर्ण एक अखंड साम्राज्य की स्थापना करवा चुके हैं। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।